छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी तब से माओवादियों के खिलाफ एक नए तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अटैकिंग मोड पर फोर्स नज़र आ रही, वही फोर्स जो कांग्रेस के समय में उतने ऑपरेशन नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी तो लगातार जवानों को सफलताएं मिलने लगी। और यही परिणाम है उसका कि जनवरी से अब तक अगर आंकड़े देखे जाएँ तो 100 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराने का दावा सरकार और फोर्स ने किया है। एक बार फिर से अबूझमाड़ में 23 मई से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें पुलिस ने दावा किया कि उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी संख्या में माओवादियों को मारा गया और कई हथियार भी बरामद किए गए, कई सामान भी बरामद किए गए। क्या कुछ सामान मौके से बरामद किए गए, किनके शव बरामद किए गए, वो सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल ये इस वक्त मैं दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन में हूँ और जब भी मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ के बाद मौके से जो भी चीज़ बरामद की जाती है उसे जवान लेकर घटनास्थल से पुलिस मुख्यालय तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो वहां पर लाश रखे गए हैं मारे गए माओवादियों के। इसमें बताया जा रहा है कि 4 महिला माओवादी हैं और 4 पुरुष माओवादियों के शव हैं। और घटनास्थल से जो बरामद हुए वो सारे सामान यहाँ पर रखे गए हैं। ये तिरपाल रखा गया है जिससे अधिकतर माओवादी जो है वो टेंट बनाया करते हैं और जहाँ भी वो जंगलों में रहते हैं। साथ ही साथ उनके बहुत सारे दस्तावेज तेलुगु में, हिंदी में लिखे हुए और दवाइयाँ हैं। इसमें डिटॉल और सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि माओवादियों ने इस तरह से ये अपने साथियों की तस्वीर लगाई है। इसमें आप देखें कॉमरेड उमेश एसीएम है, एसीएम एरिया कमेटी मेंबर होते हैं। इस तरह से सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। बहुत सारे दस्तावेज और दवाई जो बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अबूझमाड़ और बीजापुर दंतेवाड़ा से कॉम्बिंग ऑपरेशन था, जिसमें बस्तर फाइटर, डीआरजी और एसटीएफ की टीम जो कि घटनास्थल पर गई हुई थी। चारों तरफ से माओवादियों की पिन पॉइंट सूचना के आधार पर यह पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। क्या क्या दस्तावेज ये भी देखें, कई बार इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। हालांकि इसमें इसे पुलिस के काम की चीज़ें होती हैं, इसे रिसर्च किया जाता है, बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। कई बार उनके आने वाली रणनीति को लेकर भी, उनके जो स्टडी कोर्सेस रहते हैं उसको लेकर भी जानकारियाँ मिलती हैं। ये देखिए कि इसमें लिखा हुआ है स्टडिंग आइस फोर्स से पाटा। तो जिस तरह से माओवादियों को आपको बताऊँ कि अलग अलग कैंप में उनके क्लासेस लगते हैं। और आज ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि जिस तरह से विजय शर्मा जी ने जो एक ईमेल एड्रेस जारी किया है, बारकोड जारी किया है, तो क्या जंगलों में भटकने वाले माओवादी इस तरह की ईमेल एड्रेस और बारकोड का इस्तेमाल कर पाएंगे? तो उसका जवाब मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि माओवादी जो अनपढ़ रहते भी हैं वो भी जब संगठन में जाते हैं तो उनकी लगातार क्लासेस ली जाती है, पढ़ाई करवाई जाती है और जो नए गैजेट आते हैं उसके इस्तेमाल को भी सिखाया जाता है। तो इस तरह के तमाम दस्तावेज हैं, जिसमें मार डिवीज़न को लेकर भी कुछ है, भूमकाल प्रशासन को लेकर बहुत सारे दस्तावेज हैं। हालांकि पुलिस इस पर रिसर्च करेगी, अगर कुछ इसमें अच्छे दस्तावेज मिले तो उसको लेकर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। जिस तरह से 2 ढोल यहाँ पर दिख रहे हैं, ये बाजा, तो मुझे लगता है जो चेतना नाट्य मंडली है माओवादियों की, उनके इस्तेमाल में होती है। वायर हैं जिससे आईडी बम ब्लास्ट किए जाते हैं कई तरह से। और ये बारूद और बम बनाने के सामान, टिफ़िन बम, कुकर बम जैसे सामान यहाँ पर हैं। ख़ास बात यह है कि 8 शव रखे गए हैं, जिसमें 4 माओवादी महिला और 4 पुरुष के हैं। और घटनास्थल से ये जो बीच में सिल्वर कलर का आपको दिख रहा होगा, ये माओवादियों ने तीर बम बना रखा है। बहुत दिन बाद, बीते कुछ दिनों से मैं तीर बम देख रहा हूँ 1-2 बार, क्योंकि तीर बम का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से मैंने देखा नहीं था। बुरकापाल हमले के पहले मैंने सबसे पहली बार तीर बम देखा था माओवादियों के द्वारा, और उसे भी बहुत अलग तकनीक से बनाया जाता है। ये उनके हथियार हैं भरमार, जो जवानों ने बरामद किए। हालांकि भरमार पर मैं बार बार संदेह करता हूँ, हर बार, क्योंकि जिस तरह से बताया जाता है कि 2 दिन तक अगर मुठभेड़ हुई और 2 दिन तक माओवादी और जवानों के बीच लगातार रुक कर फायरिंग होती रही, तो उसमें इस तरह के भरमार, रौनक जी आप थोड़ा सा इसे दिखाएं। जवानों का दावा है, पुलिस का दावा है कि इस तरह के भरमार से माओवादी 2 दिन तक लड़ते रहे। और जब उन्होंने इससे जवानों को मार गिराने की कोशिश की, जवानों पर आत्मघाती हमला किया, तो जवानों ने आत्मसुरक्षा में उन पर फायरिंग की और तब माओवादियों की घटनास्थल पर मौत हुई। ये
अलग बंदूक है, 12 बोर या जो भी होगा। ये 303 है। ये इस तरह के राइफ़ल आपने देखे होंगे, पुराने मॉडल के हैं। हालांकि पहले कल मुझे ये जानकारी मिली थी कि कुछ ऑटोमेटिक वेपन भी घटनास्थल से बरामद किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर यही हथियार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 की संख्या में हथियार भी हैं। साथ ही साथ बीजीएल हैं। माओवादी आजकल इस तरह के बीजीएल खुद तैयार कर रहे हैं अपने होममेड फैक्ट्रियों में, जिसे बैरेट ग्रेनेड लॉन्चर कह सकते हैं आप। जवानों के पास जो यूबीजीएल होते हैं, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, उसी के तौर पर ये देसी हथियार है माओवादियों का। हालांकि इस पर मैंने लंबे समय से देखा है कि जिस तरह से धर्मावरम में एक बड़ा अटैक हुआ था, लगभग 1000 की संख्या में माओवादियों ने जवानों के कैंप पर इस तरह के बीजीएल दागे थे, लेकिन ये फटे नहीं थे। तो माओवादी इस तरह के बीजीएल बना जरूर रहे हैं, लेकिन वो फटते नहीं हैं। मतलब एक तरीके से माना जा सकता है कि उनके अभी तक के फेल देसी और फेल हथियार हैं। कई बार लेकिन मैंने तीर बम को फटते हुए देखा है। तीर बम भी मैं आपको करीब से दिखाऊंगा, वहाँ पे किस तरह से कारतूस कुछ रखे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ सामान है। इस तरह के जो डंप पाए जाते हैं माओवादियों के अलग अलग, मैंने आपको अगर टेका मेटा की मुठभेड़ में दिखाया था किस तरह से बड़े बड़े डब्बों में माओवादी अपने सामान रखते हैं। एक डब्बा रखा हुआ है, इसमें एक सामान ऊपर रेला दीदी लिखा हुआ है। रेला दीदी मुझे लगता है रेला कोई होंगी माओवादी लीडर, और उनका पर्सनल ये डब्बा होगा। इस तरह से पूरे सामान है। और माओवादियों की हालांकि अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको तीर बम थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि तीर बम का मैकेनिज़्म कैसा है। ये इस तरह से ये तीर बम बनाया जाता है। इसकी ख़ास बात ये भी देखिए, बीजीएल की तरह ही है, और सामने जो हिस्सा है ये ट्रिगर का है। जब इसे धनुष की सहायता से मारा जाता है और ये सामने टकराएगा तो ये ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि मैंने अभी तक इसे कभी फटते हुए देखा तो नहीं है, लेकिन बताते हैं कि कुछ इलाकों में ये तीर बम फटे हुए भी हैं। जो मारे गए माओवादी हैं उनके शव से काफ़ी बदबू आ रही है। इससे लग रहा है कि 2 दिन पुराना ये शव है, जिस तरह से कल ये मुठभेड़ हुई है। तो इस तरह से जो माओवादी मारे गए हैं उनके पास से ये जो सामान बरामद किए हैं, जो जवानों ने लाए हैं, मुझे लगा कि आपको दिखाऊं, और इसमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। दस्तावेज में अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा तो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। माओवादी और सरकार के बीच लगातार शांति वार्ता को लेकर पत्र और सवाल जवाब के इस बीच अटैक भी लगातार जारी है। 2 दिन पहले ही विजय शर्मा, जो कि गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने एक गूगल फॉर्म यहाँ पर जारी किया था बस्तर में, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि माओवादी अगर चाहें तो अपनी समर्पण नीति पे कोई सुधार अगर वो चाहते हैं तो अपना सुझाव इस गूगल फॉर्म के माध्यम से सरकार को दे सकते हैं। समर्पित माओवादी भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें सरकार अभी तक अपने ताकत का केवल 20% ही उपयोग कर रही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जो लोग जंगल में भटक रहे हैं वो लोग बेमौत मारे जाएं। उनके सामने सारे रास्ते खोले गए हैं कि वो वापस मुख्य धारा में लौट आएँ। सरकार दावा कर रही है अगर लौट कर नहीं आएंगे तो इस तरह से ऑपरेशन लगातार चलाए जाएंगे। और कई दफ़े ऐसे भी होते हैं कि मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ के बाद कई बार ग्रामीण तो कई बार माओवादी आरोप लगाते हैं कि ये गलत मुठभेड़ है। हालांकि अब तक ये इस मुठभेड़ को लेकर ना माओवादियों का कोई प्रेस नोट आया है और ना ही गांव वालों ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन अभी तक तो जारी नहीं किया है कि ये मुठभेड़ पे उनकी क्या राय है। हम कोशिश करेंगे घटनास्थल पर जाकर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 8 माओवादी मारे गए हैं किस एरिया के माओवादी थे और वहाँ कैसे क्या स्थिति रही होगी जहाँ पे इन जवानों को इतनी बड़ी सफलता मिली। कैसे माओवादी जवानों के इस एम्बुश में या जवानों के ऑपरेशन में फंसे और बचकर भाग नहीं पाए और उन्हें जवानों ने मार गिराया। तो ये सारी पूरी घटना है। लगे कि जवानों की ये जो सफलता बताई जा रही है इसे भी देखना ज़रूरी था, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।